अलेक्जेंडर वोल्कनास्की, अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कनास्की। आज मेरी कहानी सीरीज में हम कहानी लेकर आए हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कनास्की की। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करिए। आखिर ऐसा क्यों है कि हमें आज अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की मेरी कहानी सीरीज लेके आनी पड़ी? कारण बहुत सिंपल सा है। हमारी बहुत घटिया सी आदत है कि हम लेजेंड्स को बहुत जल्दी भुला देते हैं। हम इतनी जल्दी में नए लेजेंड और नई चकमकाती चीज के ऊपर भागते हैं कि पुराने लेजेंड जो बरसों से हमारे फेवरेट रहे थे उन्हें इतिहास के पन्ने में गुम हो जाने देते हैं। और मैं नहीं चाहता कि अलेक्जेंडर वोल्कनास्की इतिहास के पन्नों में गुम हो। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कनास्की ने लास्ट फाइट हारी है नॉकआउट से, और अगर इस हफ्ते के एंड में वो फिर से हारता है, सब के सब बड़ी जल्दी में होंगे अलेक्जेंडर वोल्कनास्की को भुलाने के लिए। और ये चैनल वैसा नहीं है, ना ही मैं वैसा हूँ, ना ही आप वैसे हैं। तो एक बार अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की कहानी शुरू से एंड तक सुनते हैं ताकि हम उसे एज अ लेजेंड याद रख सकें, वो हारे या जीते। मैं सरल शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि अगर अलेक्जेंडर वोल्कनास्की इलिया टोपुरिया से हारता भी है, then still he is one of the best of all time. One of the best of all time. और one of the best of all time की शुरुआत होती है ऑस्ट्रेलिया से। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की का जन्म सिडनी के एक सबर्बन एरिया में हुआ जहाँ पे स्टील वर्क्स में काम करने वाले मजदूर रहते थे। जी हाँ, अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की फैमिली सिडनी में घर अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसीलिए शहर के बाहर एक सबर्बन एरिया में रहती थी। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। एक्चुअली अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कनास्की में जो द ग्रेट अलेक्जेंडर वाली बात है ना, बड़ी बहुत रेलेवेंट लगती है, सच नहीं? क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कनास्की की जो फैमिली है वो ग्रीक मैसेडोनियन हेरिटेज से है। वो लोग मैसेडोनिया से आए हैं जहाँ से एक्चुअली अलेक्जेंडर द ग्रेट आया था। तो ऐसा नहीं है कि अलेक्जेंडर वोल्कनास्की ने अपने नेम में द ग्रेट ऐसे ही लगा लिया। देयर वाज अ रीजन फॉर इट। अलेक्जेंडर के जिंदगी में मार्शल आर्ट ने एंट्री ली रेसलिंग के थ्रू। अलेक्जेंडर वोल्कनास्की ने अपने टीनेज ईयर्स में ग्रेको रोमन रेसलिंग चालू की और लगातार जीतते रहे। आपको पता है वो 2 बार नेशनल चैंपियन बने ऑस्ट्रेलिया में, और इतने पूरे जो 2-3 साल का जो उनका कैरियर था रेसलिंग का एज अ किड, वो सिर्फ 2 बार हारा और 2 में से 1 बार अपने बड़े भाई से हारा। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस समय जिस वेट क्लास में वोल्कनास्की फाइट कर रहा था ना, एक्चुअली करंट में जो उसका वेट क्लास है ना, फेदर वेट, वो उससे ज़्यादा दूर नहीं है। उस समय वोल्कनास्की 62 kg के जो डिवीज़न था ग्रेको रोमन रेसलिंग का, उसमें रेसलिंग कर रहा था। और आजकल जो डिवीज़न है 145 डिवीज़न, उसको अगर अपन किलोग्राम में लें तो 65 किलोग्राम के आसपास आता है, 66, यानी कि सिर्फ 4 किलो का फ़र्क था तब के वोल्कनास्की और आज के वोल्कनास्की में। अपने रेसलिंग के एंड में जब वो लगभग 15-16 साल के थे तो एक्चुअली उनका जो रेसलिंग का क्लास था वो था 66 kg, यानी कि 16 साल में जिस डिवीज़न में वोल्कनास्की फाइट कर रहा था ना, वो एक्चुअली उसके करंट डिवीज़न से भी 2 पाउंड ऊपर था। सच तो ये है दोस्त कि अमीरों के लिए 1000 अपॉर्चुनिटियाँ होती हैं पर गरीबों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। तो रेसलिंग में वोल्कनास्की 2 बार नेशनल चैंपियन रह चुका था, तब भी उसके लिए एज अ रेसलर वोलंगोंग जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया, मतलब सिडनी का जो सबर्बन एरिया है, वहाँ पे रेसलिंग में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी वोल्कनास्की के लिए। हाँ, अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए थी और वो स्पोर्ट्स था रग्बी। जैसे कि हम जानते हैं, रग्बी नहीं जानते हैं तो अब आपने जान लिया। रग्बी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा फेमस, सॉरी न्यूजीलैंड को भूल गया मैं, न्यूजीलैंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका। तो वोल्कनास्की के पास और कोई चारा नहीं था, रेसलिंग को अलविदा कहता और रग्बी को वेलकम। जब रग्बी की प्रैक्टिस वोल्कनास्की ने चालू की तब तक वोल्कनास्की की उम्र ठीक ठाक हो गई थी, और बचपन में ही उसके फादर ने स्टील वर्क्स की जो है नौकरी छोड़ के अपना
कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर दिया था। कंस्ट्रक्शन से मतलब बिल्डिंग बनाना नहीं था, वो एक कंस्ट्रक्शन मजदूर थे और उनके अंदर 2-3 मजदूर काम करते थे। तो जो अंदर 2-3 मजदूर काम करते थे उन्हीं में से एक था वोल्कानस्की। यानी वोल्कानस्की ने बिल्डिंग मटेरियल वाला काम चालू कर दिया था 16-17 साल की उम्र में। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, माइटी माउस डिमिट्रियस जॉनसन भी लंबे समय तक ब्रिकलेइंग का काम करते रहा, जो ईंट रखते हैं ना उनका। ठीक है, वैसे तो हम शुद्ध हिंदी में उनको राजमिस्त्री कहते हैं, बट मैं अगर वो कहता तो आपको समझ में नहीं आता, इसलिए ब्रिकलेयर ज़्यादा सही वर्ड है। वोल्कानस्की को छोटी मोटी टीम में, रग्बी टीम में जगह मिलने लगी और इस समय वोल्कानस्की की हाइट तो उतनी ही थी, 5 फुट 6 इंच, और वोल्कानस्की का वजन था लगभग 100 किलो, या कहा जाए तो 218 किलो के आसपास, 218 पाउंड के आसपास। यानी कि आज का वोल्कानस्की एक्चुअल में हैवीवेट डिवीजन में जाता। लाइट हैवीवेट की लिमिट भी 205 पाउंड है। रग्बी में वोल्कानस्की में कमी नहीं थी। साउथ जोन के, जो ऑस्ट्रेलिया में जो साउथ जोन का रग्बी लीग कंपटीशन होता है, उसमें एक बार वोल्कानस्की को MVP का अवार्ड भी मिला, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का भी अवार्ड मिला। और इस खुशी के साथ एक बात डिस्टर्बिंग भी सामने आई। जब मेन लीग जो ऑस्ट्रेलिया में जो बड़ी लीग है उसके लिए जब लोग सिलेक्टर आए, जो हॉकाई आए, उन्होंने वोल्कानस्की को रिजेक्ट कर दिया। और वोल्कानस्की को पता चल गया कि इतनी हाइट वाले खिलाड़ी, 5 फुट 6 इंच वाले खिलाड़ी के लिए शायद मेन रग्बी लीग में कोई जगह नहीं है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम में तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे वोल्कानस्की का दिल टूटा, पर वोल्कानस्की उन लोगों में से है जो जिनका मानना है कि फेलियर इज़ नॉट फेटल, सक्सेस इज़ नॉट फाइनल। तो फेलियर था बट फेटल नहीं था। वोल्कानस्की ने तय किया कि वो अपने मार्शल आर्ट के रूट्स में वापस जाएगा और वहीं अपनी ज़िंदगी का जो अगला दौर है उसकी तलाश करेगा। वोल्कानस्की ने मार्शल आर्ट के लिए नए घर की तलाश कर दी, और घर की तलाश कहाँ खत्म हुई? फ्री स्टाइल फाइटिंग जिम में। ऐसे जो उनके लोपेज, जो उनके कोच थे, वो आज तक वोल्कानस्की के साथ उनके कोच है, हेड कोच है। आप में से कई लोगों को लगता है कि वो सिटी किक बॉक्सिंग का लड़का है, बट एक्चुअली उसके हेड कोच लोपेज ही है, और सिटी किक बॉक्सिंग के लोग उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो फ्री स्टाइल फाइटिंग जिम में आने के बाद वोल्कानस्की की फाइट जो भी हो रही थी, जो भी स्पारिंग हो रही थी, वो बड़े बड़े लड़कों से हो रही थी जिनकी हाइट 6 फुट 6 फुट 2 इंच 6 फुट 3 इंच थी, क्योंकि वोल्कानस्की का वजन उनके बराबर जरूर था पर हाइट बहुत कम थी। और जब वोल्कानस्की ने फाइट चालू की तो वोल्कानस्की ने सोचा कि मैं थोड़ा वजन कम करता हूँ, और वोल्कानस्की ने 12 किलो कम करके 85 किलो के जो डिवीज़न है उसमें फाइट करना चालू किया। मैं आपको बता दूं 85 किलो बोले तो लगभग मिडिल वेट 185 पाउंड के आसपास अपना कैरियर की शुरुआत की वोल्कानस्की ने। थोड़ी और प्रैक्टिस के बाद वोल्कानस्की ने 185 पाउंड में अपना जो कैरियर शुरू किया। तो 4 अमेचर फाइट की, और चारों अमेचर फाइट का टोटल टाइम कितना था आपको पता है? 3 मिनट 50 सेकंड। 4 फाइट खत्म करने में वोल्कानस्की को एक्चुअली 4 मिनट भी नहीं लगे, और इस 4 मिनट के एक्सपीरियंस के साथ वोल्कानस्की ने तय किया कि वो प्रोफेशनल बनेंगे और अमेचर सर्कल छोड़ दिया। जब वोल्कानस्की ने तय किया कि वो प्रोफेशनल बनेंगे तो उन्होंने अपना वेट क्लास जो है 170 का चुना, यानी कि उन्होंने लगभग 15 पाउंड का और वेट कट किया और वेल्टरवेट डिवीज़न में एक कंटेंडर बन गए। अपनी पहले जो तीनों फाइट हैं वोल्कानस्की ने बहुत आसानी से जीते। मैं आपको टाइम बता देता हूँ। पहली फाइट 5 मिनट में, दूसरी फाइट 2 मिनट 49 सेकंड में, तीसरी फाइट 2 मिनट 19 सेकंड में। तीनों फाइट बहुत आसानी से जीती वेल्टरवेट में वोल्कानस्की ने। पर उनकी जो अगली फाइट हुई वो हुई कोरी नेल्सन से, जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा, और उन्होंने देखा अपने आप को ग्राउंड में डोमिनेटेड होते हुए देखा। और इसके बाद वोल्कानस्की ने तय किया कि वो ज़िंदगी में दोबारा कभी ग्राउंड में डोमिनेटेड नहीं होगा। वोल्कानस्की को पता था कि वो रेसलिंग में काफ़ी अच्छा है, इसलिए टॉप में अगर वोल्कानस्की है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो बॉटम में है तो वहाँ से ऊपर आना और वहाँ से सबमिट करना लोगों को उसे टफ समझ में आ रहा था। इसलिए अगले 1 साल तक वोल्कानस्की ने अपना सब कुछ जुजित्सु सीखने में झोंक दिया, जब तक कि वो जुजित्सु में ब्लैक बेल्ट नहीं हो गया। आपको पता है
कि इस्लाम मखाचेव से 2 बार हारने के अलावा इकलौता कोरी नेल्सन है जिसने वोल्कानस्की को हराया है। खैर, हम कहाँ थे? जुजित्सु में मास्टर होने के बाद वापस से वोल्कानस्की ने फाइट करना चालू कर दिया, पर इस बार वो वेल्टरवेट से भी एक डिवीज़न नीचे लाइट वेट में आ गए। वोल्कानस्की को अभी भी फाइट आसान लग रही थी और वोल्कानस्की जीत रहा था, पर वोल्कानस्की को साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो गेम में और भी ज़्यादा इम्प्रूव करे, इसके लिए उसको और भी बेहतर स्ट्राइकिंग चाहिए। और अभी तक वोल्कानस्की ने अपना रास्ता जो है वो सिटी किक बॉक्सिंग की तरफ नहीं लेके गया था, क्योंकि वो बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। वोल्कानस्की इधर उधर हाथ पैर मारने लगा और इसी समय उसकी किस्मत थोड़ी सी खुली और उसे जो टाइगर मुay थाई है फुकेट में, उसका कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम 40 लोगों का टेस्ट ले रहे हैं और 40 लोगों में से जो जीतेगा उसमें से एक आदमी को हम फ्री में ट्रेनिंग की स्कॉलरशिप देंगे। तो वोल्कानस्की इस बात को लेकर खुश हुआ, पर आपको पता है वोल्कानस्की के पास ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड जाने के पैसे नहीं थे। तो वोल्कानस्की ने अपनी फैमिली में, मतलब अपनी वाइफ से बात की, एमा से बात की। और आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, ये जो फाइट होती है, ये जो स्ट्रगल होती है, ये किसी एक आदमी की नहीं होती है। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी स्ट्रगल में मेरा पूरा परिवार शामिल है और वोल्कानस्की की स्ट्रगल में भी उसका पूरा परिवार शामिल था। और परिवार आपके साथ होता है ना, तो आप अकेला महसूस नहीं करते हो। तो एमा और वोल्कानस्की नहीं कहना चाहिए वैसे तो एमा और अलेक्जेंडर ने तय किया कि वो जो अपना घर में रह रहे थे ना दोनों, वो घर उन्होंने दे दिया कि वो किराए से पैसा बचाएंगे और वो अपनी माँ के साथ, वोल्कानस्की की माँ के साथ शिफ्ट हो गए। तो थोड़ा बहुत पैसा किराए का बचा। उसके अलावा जो थोड़े बहुत रहने के खर्चे के पैसे की कमी थी, उसके लिए वोल्कानस्की ने फंड रेजर चालू किया और उसके मोहल्ले के लोगों ने उसकी मदद की। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जिस सबर्बन एरिया में वोल्कानस्की, सिडनी के सबर्बन एरिया में वोल्कानस्की रहता था, उसमें से कुछ रग्बी के 2-3 बड़े स्टार निकले थे। तो उन्होंने वोल्कानस्की की मदद करने के लिए अपना जो किट है उसको ऑक्शन किया और जितने पैसे उससे आए वो वोल्कानस्की को दिए। और इस तरह वोल्कानस्की को पैसे मिले कि वो फुकेट जाके ट्राई आउट कर सके। आपने फुकेट के बारे में बात करेंगे, पर क्या आपने देखा है कभी कभी कोई जब जीतता है तो उसकी आंख में आंसू होते हैं? आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये जो आंसू है ना, ये उस जीत के नहीं है, ये उस स्ट्रगल के हैं जो उस जीत के पीछे है। हम फाइटर को 25 मिनट के लिए फाइट करते हुए देखते हैं, पर हमें ये नहीं पता होता कि उसके पीछे कितने 25,000 घंटों की मेहनत होगी। और हमें लगता है कि फाइटर का सपना पूरा हुआ, और क्या आपको नहीं लगता कि जब वोल्कानस्की चैंपियन बना होगा तो उसकी वाइफ एमा का सपना पूरा होगा, जिसने अपने सपने वोल्कानस्की के लिए दे दिए? एमा काम करती थी, सारे पैसे वोल्कानस्की को देती थी। वोल्कानस्की पूरे समय ब्रिकलेइंग का काम करते रहा, राइट, वेल्डिंग वर्क्स में जो है वो काम करते रहा, उसके पैसे भी फाइटिंग में लग रहे थे। वोल्कानस्की की जो माँ है वो घर में अकेले रह सकती थी, पर उसने वोल्कानस्की को जगह दी क्योंकि उसे पता था कि बेटे के सपने में सभी को सेक्रीफाइस करना है। और भाई वोल्कानस्की निकल लिया मुay थाई की प्रैक्टिस के लिए फुकेट में। जो ट्राई आउट हुआ जिसमें 40 लोग थे, उसमें वोल्कानस्की जीता और उससे फुल टाइम स्कॉलरशिप मिली। और वोल्कानस्की की जो शानदार स्ट्राइकिंग देखते हैं आप, इसमें कई लोग CKB को, यानी कि सिटी किक बॉक्सिंग को श्रेय देते हैं, बट सच तो यह है कि वोल्कानस्की की शानदार स्ट्राइकिंग के पीछे टाइगर मुay थाई का बहुत बड़ा हाथ है। मैंने आपको बताया कि कब वोल्कानस्की ने अपना कैरियर रग्बी से स्विच किया मार्शल आर्ट की तरफ, कब उसने फाइट चालू की मिडिल वेट डिवीज़न में, कब वो मिडिल वेट से वेल्टर वेट डिवीज़न में आया और कब वो लाइट वेट में फाइट करने लगा। जब फुकेट से वापस आके लाइट वेट में अपना कैरियर कंटिन्यू करने लगा वोल्कानस्की, तो उसने एक बात और तय की, उसने ब्रेक लेइंग का काम छोड़ दिया और अपना 100% डेडिकेशन अपनी फाइट में देने लगा। ये बात अलग है कि उसके ब्रेक लेइंग के काम को छोड़ने की वजह से उसकी फैमिली की आय जो है और भी कम हो गई और उसकी वाइफ को एक एक्स्ट्रा जॉब लेनी पड़ी, जो उसने ली, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ स्ट्रगल जो है वो फैमिली की स्ट्रगल होती है, किसी इंडिविजुअल की नहीं। जब वोल्कानस्की का कैरियर लाइट वेट डिवीज़न में आगे बढ़ा तो वो जो AFC है, ऑस्ट्रेलियन फाइटिंग चैम्पियनशिप, उसमें उसने पहली बार लाइट वेट में चैम्पियन का तमगा हासिल किया
पर बात यहीं भी रुक जाती तो भी ठीक था। वोल्कानोव्स्की जो है XFC में भी फाइट कर रहा था और वहाँ पे वो फेदरवेट में फाइट कर रहा था और उसने वहाँ पे भी चैंपियनशिप जीती। AFC में चैंपियन बनने के बाद, XFC में चैंपियन बनने के बाद इस बात पे कोई भी शक नहीं रह गया था कि 170 पाउंड से अगर नीचे के कोई भी वेट क्लास है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया का सबसे बेहतरीन फाइटर अगर कोई है तो वो वोल्कानोव्स्की है। वोल्कानोव्स्की लगातार एक के बाद एक XFC में भी और AFC में भी अपने टाइटल की डिफेंस कर रहा था और उसके बावजूद भी वोल्कानोव्स्की को कोई चांस नहीं मिल रहा था UFC में या बेलाटोर में। इस समय वोल्कानोव्स्की के कैरियर में मतलब वोल्कानोव्स्की हल्के से डिप्रेशन के दौर से गुजरने लगा और उसको लगा कि आखिर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या कर सकता है एक आदमी, अब बताओ। लगातार फाइट जीतने के अलावा, अपना जो रीच है उसको बड़ी करने के अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक फाइटर से आगे जाने के लिए। तो लगातार जीतने के बाद भी जब वोल्कानोव्स्की को चांस नहीं मिल रहा था तो ही स्टार्टेड फीलिंग लिटिल बिट सैड। और एक समय ऐसा आया कि उसने अपने वाइफ से बात की कि अगले 1 साल में अगर कुछ नहीं होगा तो वो अपने बाप की जो ब्रिकलेइंग का काम है वो वापस से ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि इस समय तक वोल्कानोव्स्की को एक बच्चा हो चुका था और एमा पे जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उन्होंने तय किया कि 1 साल वो और देंगे इस मिक्स मार्शल आर्ट को, अगर नहीं बनी बात तो वापस से वोल्कानोव्स्की ब्रिकलेइंग में चला जाएगा। अब आप सोचिए, लोअर लेवल पे फाइटर्स को इतना पैसा भी नहीं मिलता है कि उसको एक बिल्डिंग के मजदूर से ज़्यादा पैसा मिल जाए, सोचिए। और जब मैं फाइटर्स पे के बारे में बात करता रहता हूँ, जो कि शायद कई लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं उससे, पर ज़रूरी है। खैर, वोल्कानोव्स्की पे लौटते हैं। इसी दौर में लगभग 8 बार AFC में अपने टाइटल का डिफेंस कर चुका था वोल्कानोव्स्की। अब इस दौर में वोल्कानोव्स्की के साथ एक घटिया हरकत होती है जो कि UFC में और UFC के फाइटर्स के साथ एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, और वो घटिया हरकत करते हैं मैनेजर। एक्चुअली वोल्कानोव्स्की ने शुरू में एक मैनेजिंग जो संस्था थी उसको हायर किया, है ना, ताकि वो उसका कैरियर मैनेज कर सके। वोल्कानोव्स्की लगातार जीत रहा था, पर क्या होता है कि आपके फाइटर को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलते जाता है ना, तो वो क्या करती है उसमें से एक कट लेती है। बट अगर आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे हैं ना, तो वो आपसे ही पैसा मांगती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए उनको, है ना। तो वोल्कानोव्स्की अफोर्ड नहीं कर सकता था वो पैसा देना, ठीक है। तो वोल्कानोव्स्की ने बोला कि सॉरी बट आई कैन नॉट अफोर्ड यू, अगर आप मेरे साथ रह सकते हैं तो मैं आगे आपका परसेंटेज बढ़ा दूंगा फाइट का। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आगे में कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो मैं अगर 5% तय था तो 7% कर दूंगा, या 10% तय था तो 15% कर दूंगा। पर वो कंपनी नहीं मानी। और इंटरेस्टिंग बात यह है, या फिर कहें कि घटिया बात यह है, कि इसी दौर में UFC ब्रिस्बेन आ रही थी और एक फाइटर ने आखिरी समय में विड्रॉ कर लिया। तो UFC को पता था कि वोल्कानोव्स्की बहुत अच्छा फाइटर है, तो उन्होंने वोल्कानोव्स्की को चांस देने की सोची। और UFC की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उसमें ये जो मैनेजमेंट कंपनी थी उसका नंबर था। तो उन्होंने उस मैनेजमेंट कंपनी को कॉल किया और उस मैनेजमेंट कंपनी ने सही से रिएक्शन नहीं दिया और ऐसा प्रिटेंड किया कि अभी भी वो वोल्कानोव्स्की को रिप्रेजेंट करते हैं। और इस वजह से वोल्कानोव्स्की को पहली बार में UFC का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, जिसमें वोल्कानोव्स्की की तो कोई गलती नहीं थी, ठीक है, कोई भी गलती नहीं थी। वोल्कानोव्स्की का खुद कहना है कि यह उसके करियर का सबसे घटिया दौर था। यहाँ पे वोल्कानोव्स्की लगभग हार मान चुका था, तभी एकदम से एक लोकल कंपनी ने उसको स्पॉन्सर करने की सोची और उसको $20,000 दिए, $20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर दिए। तो आप समझ लीजिए लगभग 12 या 13 हज़ार अमेरिकन डॉलर दिए। और ये जो रकम थी उसके लिए लाइफलाइन साबित हुई। और कुछ दिनों बाद उसे एक्चुअली UFC ने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो आपको पता नहीं कि कभी कभी कहाँ से मदद के हाथ आ जाते हैं। अभी तक हम वीडियो में इतने आगे पहुंच गए हैं और वोल्कानोव्स्की का UFC कैरियर शुरू भी नहीं हुआ है। अब आप सोचेंगे कि यार क्यों दोस्त, हम जो लाइमलाइट देखते हैं ना वो तो सभी को पता है, इसके बाद की जो भी कहानी है वो आपको पता है ना। इसलिए मैं इसके बाद की कहानी थोड़ा जल्दी बताऊंगा ताकि आपको ज़्यादा टेंशन ना हो, क्योंकि इसके बाद की कहानी आपको पता है, पर इसके पहले की कहानी जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दिया आपको। खैर, जैसे तैसे UFC ने फिर एक बार ऑस्ट्रेलिया आने का तय किया और वोल्कानोव्स्की को चांस मिला। वोल्कानोव्स्की की पहली फाइट मेलबर्न में हुई, दूसरी फाइट ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुई, तीसरी फाइट सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुई, चौथी फाइट पर्थ में हुई,
यानी कि जो शुरू के चारों फाइट हैं वोल्कानोव्स्की को, वो अपने घर के आसपास ही मिली, क्योंकि वोल्कानोव्स्की को यूएफसी एज अ इंटरनेशनल स्टार स्टैब्लिश करना चाहता था। पर आप सभी को पता है कि पैसा उसी को मिलता है जो अमेरिका में शानदार परफॉर्म करता है। तो पहली बार वोल्कानोव्स्की को आइडाहो यूनाइटेड स्टेट्स में परफॉर्म करने का मौका मिला डैरेन एल्किंस के खिलाफ। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात हुई, इसके पहले वो इस फाइट के सिर्फ 3 दिन पहले रिब इंजरी हो गई वोल्कानोव्स्की को, और सारे डॉक्टर्स ने कहा कि ये बहुत डेंजरस हो सकता है आपके लिए फाइट करना। और वोल्कानोव्स्की को पता था कि अमेरिका में उससे पहली बार मौका मिला है, और अगर वो इस मौके को छोड़ेगा, उस समय डेरेक एल्किंस जो था वो टॉप 10 फाइटर था। इससे पहले जितनी भी फाइट हुई थी वोल्कानोव्स्की की, चारों फाइट वो टॉप 10 की बाहर की फाइट थी। इसलिए वोल्कानोव्स्की ने रिस्क लिए, बहुत सारे पेन किलर लिए, बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी लिए। वैसे यार एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत शानदार काम करते हैं दोस्त, है ना। तो खैर इन सब के सहायता से उसने ये फाइट लड़ी और फाइट जीती भी। उसके बाद वोल्कानोव्स्की की फाइट हुई उस समय के लगभग 7 साल से लगातार नंबर 1 या नंबर 2 कंटेंडर चैड मेंडेस से। चैड मेंडेस को वोल्कानोव्स्की ने आसानी से हराया, और उसके बाद अब तक के वोल्कानोव्स्की के करियर की सबसे इंपॉर्टेंट फाइट हुई वो थी होजे आल्डो से। होजे आल्डो को भी वोल्कानोव्स्की ने बहुत आसानी से हराया। इतना सब करने के बाद भी मेरे जैसे एनालिस्ट उसकी उतनी इज्जत नहीं कर रहे थे जितनी करने चाहिए थे, क्योंकि मुझे इसके पहले की स्टोरी पता ही नहीं थी, है ना। होजे आल्डो को हराने के बाद अगला स्टॉप था मैक्स हॉलोवे, और मैक्स हॉलोवे को हराकर वोल्कानोव्स्की फेदरवेट चैंपियन बना, और तब से लेके आज तक चैंपियन है। और ये फाइट जो है काफ़ी क्लोज थी। कुछ लोगों ने एक्चुअली ये फाइट जो है मैक्स के लिए तय की, और मैक्स के लिए सोचा कि मैक्स जीता है। कुछ लोगों को ये रॉबरी लगी, पर मेरे हिसाब से उस समय मेरे को भी ये लगा था कि एक्चुअली मैक्स जीता है। पर जब मैंने अभी इस रिसर्च के लिए फिर से फाइट देखी, तो यार सच बात है कि एक्चुअली वोल्कानोव्स्की पहली फाइट जीता था। पर मैक्स क्योंकि लंबे समय से चैंपियन था, इसलिए उसको रीमैच मिला, और ये फाइट क्लोज थी तो रीमैच मिलना चाहिए था, और डिजर्विंग था। मैक्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्स जो अगली फाइट हुई, टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है कि वोल्कानोव्स्की वो फाइट हारा था, मैक्स जीता था। बट जजेस का मानना है कि वोल्कानोव्स्की जीता था, तो मैंने वो फाइट जो अगली फाइट है उसके बाद वोल्कानोव्स्की स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद वोल्कानोव्स्की की जो अगली फाइट थी वो हुई थी ब्रायन ऑर्टेगा के खिलाफ, और इसमें वोल्कानोव्स्की ने दिखाया यार कितना टफ है वो। मेरे हिसाब से ब्रायन ऑर्टेगा के जो दोनों सबमिशन अटेम्प्ट थे, कोई और होता तो शायद गिव अप कर देता, बट वोल्कानोव्स्की ने नहीं किया और वो फाइट जीती। इसके बाद मेरे ख्याल से वोल्कानोव्स्की शायद एक आराम से कोई फाइट चाहता था, इसलिए उसने कोरियन जॉम्बी को टाइटल फाइट ऑफर की, और कोरियन जॉम्बी ने उससे फाइट की और बहुत ही ज़्यादा आसानी से जीती। टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना था कि ये फाइट 3 राउंड से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए थी, और पहले ही रेफरी को रोक देनी चाहिए थी। पर क्या करें, कभी कभी कोरियन जॉम्बी जैसे लोग जो हैं वो दे आर टू टफ फॉर देयर ओन गुड। अगली फाइट एक बार फिर से मैक्स हॉलोवे के साथ हुई, और ये फाइट पूरी तरह एक तरफा थी। इस फाइट के बाद किसी के दिमाग में जरा सा भी शक नहीं रह गया कि मैक्स हॉलोवे और वोल्कानोव्स्की में कौन बेहतर फेदरवेट है। इस बात पे कोई भी शक नहीं है कि बेहतर फेदरवेट अगर कोई है तो वो वोल्कानोव्स्की है। वोल्कानोव्स्की की इसके बाद फाइट हुई इस्लाम मखाचेव से। हम सभी के सभी ये बोल रहे थे कि ठीक है भाई, तू जा रहा है 155 डिवीजन में जा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इस्लाम मखाचेव ऐसा है और वैसा, और एक्चुअली मेरा मानना है कि इस्लाम मखाचेव पिछले 15 साल का सबसे बेहतरीन लाइट वेट फाइटर है, जिसमें हबीब भी शामिल है। मेरा मानना है हबीब से थोड़ा बेहतर फाइटर है इस्लाम मखाचेव। एज अ मिक्स मार्शल आर्टिस्ट इस्लाम मखाचेव बेहतर कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है हबीब की तुलना में। और वोल्कानोव्स्की ने उसको टक्कर दी, और ऐसी टक्कर दी दोस्त कि कई लोगों का मानना है कि वोल्कानोव्स्की फाइट जीता था। मेरा नहीं मानना है, बट यह है कि फाइट बहुत ज़्यादा क्लोज थी। इसके बाद वोल्कानोव्स्की ने इस हार के बाद वापस अपने फेदरवेट में जाके एक और याइर रोड्रिगेज के खिलाफ डिफेंस किया, और एक बार फिर उसको शॉर्ट नोटिस में इस्लाम मखाचेव से फाइट करने का मौका मिला। और टू बी ऑनेस्ट मेरा मानना है, मैं हमेशा उस समय भी अगर आपने डिवीजन देखा होगा तो मैंने कहा था आई डोंट लाइक शॉर्ट नोटिस फाइट, और जिस बात का डर था वही हुआ। इस्लाम मखाचेव ने नॉकआउट किया, और किसी के दिल में ये शक नहीं छोड़ा कि कौन बेहतर लाइट वेट फाइटर है। इसके बाद कुछ देर का ब्रेक लिया वोल्कानोव्स्की ने, और अगले कुछ दिनों में वो फाइट करने वाला है एलाइतो पेरेस से। उस फाइट में क्या होगा ये तो उस फाइट के समय हम बात करेंगे।
और ये पूरे वीडियो बनाने का कारण ही ये था कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वुल्कनास की जीते, वुल्कनास की हारे, ड्रॉ हो या वो फाइट हो ही ना, इससे डिपेंड नहीं करता कि वुल्कनास की कौन है. It doesn't affect him as a legend of featherweight and the best featherweight fighter of all time in UFC. Yes, the best. Okay, आप बताइएगा कि क्या लगा. हो सकता है कि लंबा हो गया होगा, पर क्या करूं दोस्त, सारी रिसर्च करने में मेहनत किया मैंने, फिर मैं अपना बोलने में भी टाइम लगाऊंगा, है ना. अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए. ये तो फ्रेंड्स की लड़ेंगे, जीतेंगे.